अतीक के चहेते का 100 करोड़ में घिनौना खेल, सरकार को चूना विदेशों तक कारोबार, खुलासे से हड़कंप, योगी मोदी दंग। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश भर में मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाइयों ने हड़कंप मचा दिया है। सरकार को चूना लगा रहे बड़े बड़े धन कुबेर धरे गए हैं। इस बीच अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अब एक ऐसा शख्स हत्थे चढ़ा है जिसके खुलासे से योगी सरकार के साथ साथ मोदी सरकार के भी होश उड़ गए, क्योंकि इस बार 100 करोड़ का घिनौना खेल रंगे हाथों पकड़ा गया है। इसी के साथ जल्द ही शाइस्ता परवीन भी पकड़ी जाने वाली है, क्योंकि उसके ठिकाने के बारे में खुफिया जानकारी हाथ लगी है। इस धमाकेदार ट्विस्ट का खुलासा करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले 100 करोड़ के खेल का पर्दाफाश करते हैं। दरअसल माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदार पर स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने बड़ा एक्शन लिया है। जीएसटी चोरी के मामले में अतीक अहमद के रिश्तेदार कमर अहमद काजमी को गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी ने यूपी में तहलका मचा दिया। दरअसल काजमी पर फर्जी ईवी बिल बनाकर मोदी सरकार को 100 करोड़ रुपए का चूना लगाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद जांच एजेंसियां एक्टिव हुई, जाल बिछाया और काजमी को मेरठ के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। इस काजमी से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसी के साथ खुलासा यह भी हुआ कि फर्जी ईवी बिल और अन्य लोगों के दस्तावेजों के आधार पर काजमी ने जीएसटी नंबर लेकर फर्जी कंपनियां रजिस्टर्ड की। एसटीएफ के अधिकारियों ने मामले से संबंधित जानकारी अन्य विभागों को भी दी, यानी कि इस केस में जल्द ही आयकर विभाग की भी एंट्री होने वाली है। इस मामले में पुलिस की ओर से केस दर्ज कर कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। इसी के साथ आगे जांच बढ़ रही है तो खुलासे भी हो रहे हैं। खुलासा ये हुआ है कि कमर अहमद कई कंपनियों का मालिक है, जो फर्जी पैन कार्ड और दूसरे दस्तावेजों के सहारे जाली ईवी बिल तैयार करके सरकार को अरबों का चूना लगा रहा था। उसके ऊपर करोड़ों की जीएसटी चोरी करने का आरोप है। फिलहाल पुलिस और एसटीएफ सबूत इकट्ठा करने में लगी हुई है, जिसके लिए जीएसटी विभाग से भी संपर्क साधा गया है। आरोपी की निशानदेही पर कई दस्तावेज, मोबाइल फोन, कंपनी के कागजात और एक गाड़ी जब्त की गई। कमर अहमद काजमी का मेरठ, दुबई, गुरुग्राम, उत्तराखंड और गाजियाबाद में ग्लास का बड़ा कारोबार है। वो 8 बड़ी कंपनियों का मालिक है। एसटीएफ उसके संबंधित ठिकानों, होटल, ब्रॉडवे समेत कई फाइलों को खंगाल रही है। मेरठ और लखनऊ की एसटीएफ टीम लंबे समय से गोपनीय जांच कर रही थी। इसके साथ ही कई और विभागों से संपर्क साधा जा रहा है और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किया जा रहा है। मेरठ के थाना सिविल लाइन में कमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस पूरे मामले की एसटीएफ और इनकम टैक्स विभाग जांच में जुट गई है। इस मामले में बड़ा खुलासा होने का दावा किया जा रहा है। वहीं कई लोग इस केस में फंस सकते हैं, क्योंकि इसका कारोबार विदेशों तक फैला हुआ है, तो इस केस में हवाला की एंट्री भी हो सकती है। कमर अहमद और उससे जुड़े लोगों की तमाम कंपनियों का लेखा जोखा एसटीएफ की टीम जुटा रही है। इस मामले में माना जा रहा है कि जांच के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ऐसे में अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर मोदी सरकार को चूना लगाने के लिए ये खेल कैसे शुरू किया गया, किसकी शय पर 100 करोड़ रुपए का खेल किया गया। चलिए तो ये भी खुलासा करते हैं। एसटीएफ अधिकारियों के मुताबिक कमर अहमद और उसके साथियों ने कुछ लोगों से उनके पैन कार्ड और दूसरे दस्तावेज की कॉपी ली। इसके जरिए जीएसटी नंबर हासिल किया गया। इस जीएसटी नंबर के आधार पर फर्जी कंपनियां रजिस्टर्ड कर ली गई। इसके बाद कंपनियों की ओर से कागजी कारोबार दिखाए गए। दरअसल नए नियमों के तहत अंतिम कड़ी के रूप में कारोबार करने वाले को टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। कमर अहमद फर्जी कंपनियों के आधार पर बताता था कि टैक्स पहले चुकाया जा चुका है, इसलिए टैक्स का भार उस पर नहीं आता है। इस तरह से फर्जी कंपनियों के आधार पर सरकार से भरे गए टैक्स को भी क्लेम कर वापस लिया जा रहा था। अब इस मामले की जानकारी जांच एजेंसियों को लगी तो सबके होश उड़ गए। चलिए अब ये भी बताते हैं कि ईवी बिल क्या होता है, कैसे इसके जरिए सरकार को चूना लगाया गया। दरअसल जीएसटी भुगतान में ईवे बिल एक अहम कागजात माना जाता है। ईवे बिल एक दस्तावेज है जिस माल और सेवा कर अधिनियम के तहत माल ढुलाई में अनिवार्य किया गया है। इसके तहत 50,000 रुपए से अधिक रेट के माल की किसी भी खेप ले जाने वाले
वाहन के प्रभारी को ये बिल रखना पड़ता है। लेकिन कमर अहमद काजमी इस बिल में ही घपलेबाजी कर रहा था। अब सवाल ये है कि वो अकेले तो इस खेल में शामिल नहीं होगा, किसी न किसी के साथ अपनी शय से इसका धंधा फल फूल रहा था। क्या काजमी को राजनीतिक सपोर्ट भी मिल रहा था? तमाम सवालों के जवाब एजेंसियां तेजी से जुटा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कमर अहमद काजमी माफिया अतीक अहमद के बहनोई अखलाक के नजदीक के रिश्तेदार है। अतीक और अखलाक पर कार्रवाई के दौरान यूपी एसटीएफ ने कमर अहमद काजमी से भी पूछताछ की थी, लेकिन काजमी बार बार खुद को अतीक का जानकार होने से भी इनकार कर रहा है। अतीक काले कारोबार से उसका कनेक्शन था कि नहीं, अब इस बात की भी जांच चल रही है, क्योंकि अतीक ने अपने काले कारनामों पर अपने पूरे परिवार क्या दूर दूर के रिश्तेदारों को भी शामिल रखा था। मरने के बाद अतीक के ऐसे ऐसे काले चिट्ठे खुल रहे हैं जिससे पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया गया। इतना ही नहीं, शाइस्ता परवीन ही अतीक के किसी सहयोगी के सहयोग से ही अभी तक फरार है। शाइस्ता को जमीन निगल गई, आसमां खा गई, अभी तक उसके ठिकाने का पता नहीं चल पाया है। कोई कह रहा है कि शाइस्ता विदेश भागने में कामयाब रही है, तो कोई उसकी बुर्का गैंग को शातिर बता रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब खुलासे हो रहे हैं, अतीक के करीब काले कारोबार के धन कुबेर पकड़े जा रहे हैं, उससे तो शाइस्ता और जैनब भी जल्द हत्थे चढ़ने वाली है। वहीं अभी हाल ही में अतीक अहमद के एक और गुर्गे का अंत हुआ है और उसका नाम है बिरयानी वाला नफीस, जिसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। दरअसल विकेट कीपर से बिरयानी बेचने के सफर में नफीस धीरे धीरे अतीक अहमद का फाइनेंसर बना था। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो दावा किया था कि नफीस बिरयानी के धंधे से 30 लाख रुपए महीने अतीक की पत्नी शाइस्ता को पहुंचाता था। वो अहमदाबाद जेल में बंद अतीक का खर्च भी उठाता था। उस पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों की मदद करने का भी आरोप लगा था। उमेश पाल हत्याकांड में उसकी कार इस्तेमाल हुई, उसकी दोस्ती अतीक के बेटे अशरफ से हुई थी और वो ही उसे अपराध की काली दुनिया में लेकर आया। इस मामले में वांटेड होते ही वो फरार हो गया था। बाद में एक एनकाउंटर में पकड़ा गया और जेल में रहने के दौरान उसकी तबीयत खराब हुई और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खैर, अतीक की काली दुनिया में शामिल होकर आतंक फैलाने वाले का एक एक करके अंत होता जा रहा है। खैर, अभी तो उमेश पाल हत्याकांड में 6 आरोपी फरार हैं। इनमें 5-5 लाख के इनामी शूटर साबिर, अरमान और गुड्डू मुस्लिम है। इनके अलावा अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, बहन आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा को भी धूमनगंज पुलिस ने वांटेड किया। उनकी तलाश के लिए लगातार टीमें लगी हुई है और वो दिन भी दूर नहीं जब शाइस्ता परवीन पुलिस के हत्थे चढ़ने वाली है। तो देश भर में सिर्फ ये पहली कार्रवाई नहीं है, इसी तरह ईडी ने एक्शन लेकर मुंबई में भी तहलका मचा दिया है। ईडी के एक्शन से मुंबई में हड़कंप, 12 करोड़ का खजाना किया जब्त। तो इसी के साथ मोदी सरकार ने दूसरी बड़ी कार्रवाई मुंबई में की है। दरअसल मुंबई में बीएमसी की ओर से संचालित कोविड देखभाल केंद्रों की स्थापना में धोखाधड़ी से जुड़े मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने धन शोधन की जांच के तहत शिवसेना सांसद संजय राउत के सहयोगी सुजीत पाटकर समेत कई और लोगों की 12 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। मुंबई में हुए इस एक्शन ने संजय राउत को हिलाकर रख दिया है। दरअसल ईडी ने लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज के साझेदारों सुजीत पाटकर, डॉक्टर हेमंत गुप्ता, राजीव सालुखे, संजय शाह और उनके सहयोगियों सुनील कदम उर्फ बाला कदम के खिलाफ कार्रवाई की है। इन लोगों के मुंबई में 3 फ्लैट, म्यूचुअल फंड और बैंक जमा को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। आरोप है कि पाटकर और लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विस के अन्य साझेदारों ने संपत्ति खरीदने, होम लोन, पूर्ण भुगतान, रिटेल एस्टेट में निवेश करने के लिए इन फंडों का इस्तेमाल किया था। इसी केस की जांच के बाद अब इन लोगों की संपत्ति पर हंटर चला है। ईडी की बड़ी कार्रवाई से न सिर्फ संजय राउत बल्कि उद्धव ठाकरे भी काफी ज्यादा डर गए हैं, क्योंकि अगला हंटर किस पर चल जाए इसको लेकर उद्धव गुट के बड़े बड़े नेता बौखला रहे हैं। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।